हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो तुम? नीरज अनंत। मेरठ कंप्लीट लॉकडाउन। मेरठ तो होना ही चाहिए। लेट हो 2 मिनट, हम तो 7 बजे रेडी हो जाते हैं नहा धो के। 2-2 मिनट का हिसाब लगा लो तुम। सर सभी लोग घर बैठे हैं, क्या मेंस का कंपटीशन बढ़ जाएगा? बढ़ने दो। गाजियाबाद सील हो गया? अच्छा। अरे पवन, अभी तो शुरुआत है। सौरभ, बुलंदशहर नहीं हुआ लॉकडाउन, हो जाएगा। सर आप यूट्यूब में गुस्सा हो रहे हो। अरे यूट्यूब को छोड़ो, यहां फोकस करो तुम। यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, गंद मची पड़ी है, कोई भी कुछ भी कह देता है। ठीक है ना? कमेंट करने का 5 रुपया लगे और लाइक करने का 20 रुपया लगे, सारी गंदगी 1 सेकंड में दूर हो जाए। है भाई? दिख रहा है ना? ठीक है। और वीडियो बनाने का लगे 20,000 रुपया एक। सारी सब जो है एक दिन में सारी गंदगी साफ हो जाएगी। है भाई? चलो, सवाल नंबर 2 करिए। जैसे वो नहीं होते हैं जो भजन के चैनल होते हैं, ऐसा बन जाएगा फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। चलिए सवाल करिए, सवाल नंबर 2। इस टाइप का कल एक क्वेश्चन मैंने कराया था, ये देखिए। सॉल्व करिए भाई, कॉपी खत्म हो गया, कोई बात नहीं। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, पी क्यू इसमें दिया है आपको 16। ठीक है। पी क्यू को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट एक्स तक। पॉइंट एक्स से सर्कल की एक टेंजेंट खींची गई है जो सर्कल को पॉइंट आर पे टच करती है। तो आपसे पूछा एस एक्स की लेंथ बताइए। बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये तुम्हारा एक सर्कल हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, मैं नहीं बनाया, नया सवाल है। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो ये हो गया तुम्हारा एक रेक्टेंगल, ध्यान से सुनना, ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है मेरे भाई? पी क्यू आर एस ये हो गया। ठीक है ना? अब देखिए, सर्कल की रेडियस दी है 10। सर्कल की रेडियस दी है 10, तो सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा? 20। पी क्यू आपको दिया है 16 सेंटीमीटर। पी क्यू आपको दिया है 16। तो आप मुझे बताइए क्यू आर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। है भाई? 4 तिया 12, 4 चौक 16, 12 हो जाएगा। आर क्यू जो हो जाएगा क्या 12 नहीं हो जाएगा? सही है, कोई दिक्कत? अरे आप ये बताइए, जैसे तुम्हारा सर्कल है, सर्कल के अंदर मैं अगर रेक्टेंगल बनाता हूं तो ये इस रेक्टेंगल का डायगोनल हो गया, ये इस रेक्टेंगल का डायगोनल भी है, इस सर्कल का डायमीटर भी है। अगर सर्कल की रेडियस 10 है तो सर्कल का व्यास तो 20 होगा ना। और ये तुम्हारी साइड 16 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप जानते 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 का 4 गुना ही तो कर दिया। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 तिया 12। तो ये साइड कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि साइड पी क्यू को आगे बढ़ा गया पॉइंट एक्स तक। बढ़ा दो, हमारा क्या जा रहा है? पॉइंट एक्स तक आगे बढ़ा है और पॉइंट एक्स से सर्कल की टेंजेंट खींची है, और जो यहां पे इसको टच कर रही है इस तरीके से आर पे टच कर रही है। ठीक है मेरे भाई? तो आपसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस एक्स। इस एस एक्स की लेंथ ये बताइए कि ये जो है तुम्हारा एस एक्स, इसकी लेंथ क्या होगी? तो झार सी बात है, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल एसपीएक्स में काम करना होगा। कैसे करेंगे? कल ही ऐसा सवाल मैंने आपको समझाया था। जब भी टेंजेंट दिखे, कॉर्ड दिखे, लगेगी क्या? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आप अगर यहां से इसको मिलाओ तो आप मुझे बताइए, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा, ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा। होगा कि नहीं? अगर आप ये देखो, ये थीटा, अगर यहां पे टेन थीटा देखो, परपेंडिकुलर बटा बेस कितना आ रहा है रेशियो? 3/4 का रेशियो आ रहा है, 12/16। अगर इसे ट्राइंगल में टेन थीटा देखो, ये कौन थीटा, ये कौन थीटा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अगर इसे ट्राइंगल में देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा कितना आ रहा है? 12/16, 3/4, परपेंडिकुलर बटा बेस 3/4। तो ये कोण भी तो थीटा है।
यहां भी तो टेन थीटा 3/4 होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए, मतलब 4 का मतलब 12 है तो 3 का मतलब 9 सेंटीमीटर नहीं हो गया, तो क्यू एक्स की लंबाई 9 सेंटीमीटर आ गई। एक्चुअली में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, पर मैंने सिमिलरिटी नहीं लगाई, मैंने लगाई ट्रिग्नोमेट्री। यहां पे इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा कितना है, 12/16, 3/4, तो यहां भी 3/4 का रेशियो होना चाहिए, 4:3 का रेशियो, 4 का मतलब 12, 3 का मतलब 9, ये 9 सेंटीमीटर आ गया, सवाल खत्म। इससे ज्यादा आसान सवाल बनेगा नहीं कुछ भी। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये तुम्हारा 16 है, ये तुम्हारा 9 है, ये तुम्हारा कितना, ये भी 12 होगा, चौड़ाई है ना ये, तो 12। ठीक है मेरे भाई, तो आप बताइए पाइथागोरस लगाओ, ये 90 डिग्री का एंगल है, 16 9 कितना होता है 25, और ये कितना है तुम्हारा 12, तो 25 का स्क्वायर 625 और प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो पाइथागोरस लगाएंगे 5 4 9 4 2 6 6 1 7, यानी कि रूट 769। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए ऑप्शन। क्यों एक्स 16 नहीं आएगा, क्यों एक्स आएगा 9 सेंटीमीटर, आंसर इज ए ऑप्शन। मुझे नहीं लगता मेरे यहां तक किसी भी भाई को कोई डाउट आया है। ये मैंने आपको कल कुछ थ्योरीज बताई थी, चलिए ये आपको याद है, कल मैंने आपको बताया था। पहले मैं थ्योरी को कंटिन्यू करता हूं आगे की, दोबारा नहीं बताएंगे। रेक्टेंगल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, ठीक है मेरे भाई। कौन सा गर्म हवा फेंक रहा है बंसल? सर आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, तुम भी तो नहीं मिले। चलो ये देखते हैं, ये मैंने आपको बताया था, अगर ये थीटा, ये पिक्चर याद है कल वाली पिक्चर, अगर ये एंगल रेक्टेंगल का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, अगर ये एंगल थीटा तो कंप्लीट एंगल 180 माइनस थीटा, और ये जो एंगल होगा COD, ये 180 माइनस थीटा का हाफ 90 माइनस थीटा बाई 2 आएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है मेरे भाई, आगे चलो, अब देखते ये वाला कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। बच्चे कंसेप्ट समझ लो, फिर मैं सवाल बताऊंगा, कंसेप्ट अगर भूल गए तो पिटाई बहुत करता हूं मैं। होगी होगी साजिद, टेंशन मत लो मेरे भाई, ये रहा सवाल। कंसेप्ट, दो सर्कल हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दो सर्कल हैं, उनके सेंटर हैं O1 और O2, टचिंग कर रहे हैं, एक्सटर्नल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहां पे पॉइंट R पे, एक ही बिंदु पे टच कर रहे हैं R पे। ठीक है ना, सर्कल की यहां पे टेंजेंट खींची गई है PQ, मतलब एक कॉमन टेंजेंट होगी जो बड़े वाले सर्कल को टच कर रही है P पे, छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है पॉइंट Q पे। तो अगर PRQ देखा जाए तो ये जो एंगल होगा ना PRQ, ये ध्यान रखना, मैं कभी भी पूछूंगा ये एंगल PRQ कितने का होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये एंगल PRQ कितने का होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? एंगल PRQ जो होगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। समझ में आया मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट? दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, उनकी मैंने एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींची जो दोनों सर्कल को PRQ पे टच कर रही है, तो अगर आप PRQ देखेंगे तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अब सुनिएगा ये हुआ कैसे, चलो मैं बता दे रहा हूं। अगर मैं पॉइंट R से तीसरी टेंजेंट भी खींच देता हूं, इस तरीके से थर्ड टेंजेंट भी खींच दी, मैंने एक तीसरी टेंजेंट भी खींच दी, तो आप मुझे बताइए सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती है। सपोज ये पॉइंट S है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है। अगर मैं मोटू सर्कल को देखूं, मोटू सर्कल के बाहर पॉइंट S है, तो पॉइंट S से जो लेंथ PS की है वही लेंथ SR की होगी। अगर मैं छोटू सर्कल को देखूं, छोटू सर्कल के बाहर पॉइंट S है, पॉइंट S से जो लेंथ SR की होगी वही SQ की होगी। तो क्या आपको यह चीज पता नहीं है कि अगर आपके सामने कोई ट्रायंगल इस तरीके से बनाया जाता है और आप यहां से ये पिक्चर देखते हो, तो मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या आपको ये बात पता नहीं है वो कि ये तुम्हारा कैसे बनेगा? ये जो होगा तुम्हारा सेमी सर्कल में बन जाएगा, और ये सेमी सर्कल का सेंटर होगा। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है।
वेरी गुड सौरभ। ये होगा कि नहीं, ये भी तुम्हारी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। कि आप लोगों को पता है यहां सेम पिक्चर ही तो है। नहीं मुकेश, 2017 वाला सवाल यही था, कोई नया सवाल नहीं था, ठीक है ना मेरे भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में? तो यहां भी तो सेम पिक्चर है। अगर आप ट्राइंगल पीआरक्यू को देखो और पॉइंट आर से आपने एस को मिलाया है, ये पी क्यू का मिड पॉइंट एस, तो जो लेंथ एस आर की वही पी एस की वही एस क्यू की, मतलब दिस शुड बी 90 डिग्री ट्राइंगल, दिस शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल, दिस शुड बी समकोण त्रिभुज। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अरे यार सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट एस है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर नहीं होती, जो लेंथ एस पी की होगी वही एस आर की होगी। कल बताया नहीं था क्लास में, सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती हैं। दो आइसोसेलेस भी हैं यार, तुम कब समझोगे? आपके बेसिक्स तो बिल्कुल बेकार हैं। कैसे काम प्री कैसे निकाले हो हैं भाई, बताइए, कोई दिक्कत? अगर आप ट्राइंगल पीएसआर को देखो आइसोसेलेस है, अगर ये कोण अल्फा तो ये कोण भी अल्फा। अगर आप ट्राइंगल एसआरक्यू को देखो आइसोसेलेस है, ये थीटा ये थीटा। तो अगर त्रिभुज के पी आर क्यू को देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 2 थीटा प्लस 2 अल्फा 180 डिग्री आ गया, यानी कि थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया 90 डिग्री। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहां ये थीटा प्लस अल्फा ये 90 डिग्री है, समझ जाना चाहिए तुम्हें नकल से, है भाई। ये देखिए अगला कंसेप्ट समझिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट। भैया कॉपी में लिखते रहे ना यार, तुम समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आपको भी ऋतुज, चलिए बनाइए, ये कंसेप्ट समझिए। नेक्स्ट कंसेप्ट, आपके सामने एक सर्कल खींचा है, ये सर्कल का सेंटर है ओ, ये हो गया सर्कल का डायमीटर व्यास ए बी, सर्कल का डायमीटर हो गया व्यास ए बी, डायमीटर हो गया। डायमीटर के एंड पॉइंट है ए और बी, यहां डायमीटर का ये एंड पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। डायमीटर के व्यास के अंत बिंदुओं पर हमने क्या खींची, टेंजेंट खींची। तो ये तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। जाहिर सी बात है, अगर ये 90 ये 90 है तो यानी कि ये दोनों टेंजेंट क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। मैंने इस सर्कल की एक और टेंजेंट खींची इस तरीके से आर पी क्यू, एक और टेंजेंट खींची आर पी क्यू, जो सर्कल को टच कर रही है यहां पे पॉइंट पी पे। लेकिन ये जो थर्ड टेंजेंट खींची है, ये इन दोनों टेंजेंट्स को जो डायमीटर के एंड पॉइंट पे खींची गई हैं, कट कर रही है पॉइंट आर पे और पॉइंट क्यू पे। कहां कट कर रही है, पॉइंट आर पे और पॉइंट क्यू पे कट कर रही है, कट कर रही है। तो अगर मैं आर और क्यू से सेंटर को मिलाऊं तो ये जो तुम्हारा ट्राइंगल बनेगा ना आर ओ क्यू, ये वाला ट्राइंगल भी 90 डिग्री ट्राइंगल होगा, ये वाला ट्राइंगल भी कैसा ट्राइंगल होगा, जवाब देना पड़ेगा आपको, समकोण त्रिभुज होगा। कॉपी में बना लो, कॉपी में भी लिख लीजिए कैसा ट्राइंगल होगा, आर ओ क्यू विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। ये पिक्चर दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, इस पे डायरेक्ट सवाल बनेगा, बिल्कुल पैरेलल है भाई। जीवन नहीं नितेश, पहले सारा कंसेप्ट, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? हाँ नील समझाएंगे भाई, बहुत मजा आ रहा है, अभी दिखाते हैं मजा तुम्हें। इसको देखो समझना भी होगा। अगर आप मुझे ओ से पी को मिलाते हो तो आप ये समझिएगा कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आपको यहां पे दिख रहे हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल। आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ओ ए आर, ओ पी आर, दो राइट एंगल दिख रहे हैं। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये ओ आर दोनों में कॉमन है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कोण अल्फा हुआ तो ये कोण भी अल्फा ही होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से नीचे के दोनों त्रिभुज देखो, त्रिभुज ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यू बी ओ और ये क्यू पी ओ, दोनों राइट एंगल है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, समझे, दिखा। और ओ क्यू दोनों में कॉमन है, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए। पीओ ओ आर कैसे होगा बराबर, गलत बात,
मतलब अगर ये कोण थीटा तो ये कोण भी थीटा। अब आप मुझे बताओ, एक सीधी रेखा है, अगर एक सीधी रेखा है तो कंप्लीट एंगल 180 होना चाहिए, तो 2 अल्फा प्लस 2 थीटा 180। तो आप हमें खुद बताइए यहां से अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा मतलब क्या, दिस ब्यूटीफुल एंगल। सो दिस ब्यूटीफुल एंगल इज 90 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो क्लियर है। देखो चिराग कह रहे हैं आरएचएस प्रॉपर्टी क्या होता है। भाई चिराग, लगता है अगले साल की मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, तुमको आरएचएस ही नहीं पता, कैसे करोगे। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, सर्वांग समता, समरूपता, इक्विलेटरल एंगल पेंगल कुछ पढ़ा है? अरे समझ में आया कि नहीं समझ में? अल्फा थीटा क्यों इक्वल होगा राजेश? बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा राजेश अल्फा थीटा। जितना आपको दिख रहा है उतना ही समझो, ज्यादा समझो मत, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बड़ी है, पगला जाओगे। ठीक है मेरे भाई, सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ूं मैं यहां तक। मुझे नहीं लग रहा किसी को भी कुछ भी समझ आ रहा है, और मैं वाकई में मेंस के बच्चों से डील कर रहा हूं। अच्छा, आर ओ आर क्यू में कोई रिलेशन नहीं। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, मैंने आपको ये क्या, कितने बच्चे प्रॉपर्टी जानते हैं भाई? मेंस का बैच है, फर्जी 0 टू हीरो बैच थोड़ना चल रहा है। ये तुम्हारा चल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है भाई, फाउंडेशन बैच थोड़ना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी, 90 डिग्री के वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला, बीडी डाला। कितने लोग ये बात जानते हैं कि बीडी की जो वैल्यू होती है, ये बात लिख लेना, बार बार नहीं बताऊंगा, ए बी गुणा बीसी बटे हाइपोटेनस एसी होती है। बीडी की वैल्यू होगी ए बी गुणा बीसी अपॉन हाइपोटेनस एसी। क्लियर है? दूसरा, ये एडी है, ये डीसी है। देखो नई चीज तो समझो, बीडी स्क्वायर बराबर होगा एडी इंटू डीसी, बीडी स्क्वायर बराबर होगा एडी इंटू डीसी ना। अब एक चीज समझना, अगर आप यहां, ये तुम्हारा राइट एंगल है, ये ओ है, ओ से पी को मिलाओगे तो ये रेडियस है स्मॉल आर, और ये एंगल है 90 डिग्री। अगर सपोज सवाल में आपको ये लेंथ यहां से यहां तक की स्मॉल ए दे दी, और ये लेंथ सपोज आपको स्मॉल बी दे दी, तो एक बात समझना, एक बात समझना कि समकोण त्रिभुज आरओक्यू में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो आर स्क्वायर बराबर ए गुणा बी होगा। तो शॉर्टकट इज, आर की जो वैल्यू है वो अंडर रूट ए बी आएगी। इस बात का ध्यान रखना, इस पे मेंस में सवाल बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, चलिए, ये कंसेप्ट कितने लोग जानते हैं? हाँ भाई बंसल याद है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर कोई सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर इनस्क्राइब्ड है, व्हेन ए सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आमने सामने की साइड का सम इक्वल होगा, ए बी प्लस सी डी बराबर होगा बी सी प्लस ए डी के। फर्स्ट थ्योरम में होगी। दूसरी थ्योरम में आपको पता होनी चाहिए कि आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी 180 डिग्री आएगा सम। दूसरी बात, ये वाला एंगल, एंगल सीओबी और एंगल एओडी, इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। ये दोनों बात पता होनी चाहिए। क्लियर है? सबको पता है ये दोनों बातें? अगर पता है तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कितने स्टूडेंट जानते हैं? कितने स्टूडेंट ये कंसेप्ट जानते हैं? प्रूफ करने लगेंगे रमेश तो घंटे, कई दिनों तक प्रूफ ही चलते रहेंगे। ठीक है, नहीं ब्लॉक नहीं हो कोई भी। ये देखिए, अगर कोई सर्कल बना हुआ है,
सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल इनस्क्राइब्ड है ए बी सी, सर्कल के अंदर ट्राइंगल इनस्क्राइब्ड है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। मैंने कोण ए का बाइसेक्टर खींचा जो साइड बीसी को मिलता है डी पे और सर्कल को जाके मिलता है पॉइंट ई पे। तो थ्योरम कहती है ए बी इंटू ए सी, क्या कहती है, ए बी इंटू ए सी, साइड का प्रोडक्ट ए बी इंटू ए सी प्लस ए ई इंटू डी ई स्मॉल वाला, ये वाला, प्लस ए ई इंटू डी ई बराबर ए का स्क्वायर, ए ई मतलब ये डिस्टेंस बराबर ए का स्क्वायर। ये थ्योरम समझ लो ढंग से। सबका जवाब दे रहे हैं प्रकाश। ए बी इंटू ए सी प्लस ए ई इंटू डी ई इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? नहीं, ए की जगह ए डी नहीं आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, ए बी इंटू ए सी प्लस ए इंटू डी ई बराबर ए स्क्वायर। आगे बढ़े। अब ये आपको जानना जरूरी है कि ये हुआ कैसे, तो इस बात को तो आप समझना पड़ेगा आपको कि बात हुई कैसे, वो कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो कि ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। अब आप मुझे बताओ कि मैंने यहां पे सी से ई को मिला लिया, सी से ई को मिला दिया इस तरीके से, ये मैंने सी से ई को मिला दिया। आप ये देखो सर्कल के आर्क एसी द्वारा अगर सरकमफेरेंस पे ये वाला कोण अल्फा है तो सर्कल के आर्क एसी द्वारा सरकमफेरेंस पे, एक सेकंड इसको ई को यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ये सरकमफेरेंस पे बना ये वाला कोण भी अल्फा ही है। बताओ यहां तक किसी को डाउट है? सर्कल के आर्क एसी द्वारा सरकमफेरेंस पे बना ये कोण अल्फा है, तो सर्कल के आर्क एसी द्वारा सरकमफेरेंस पे बना ये कोण भी अल्फा ही है। तो आपको यहां पे दो ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं। आपको ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर दिख रहे हैं। ये थीटा ये अल्फा, ये थीटा ये अल्फा, तो मतलब तीसरा जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। यहां पे इस एंगल के सामने क्या है, ए बी, दूसरे वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने क्या है, ए इक्वल टू। भैया इस वाले ट्राइंगल में हम बात करते हैं, किसकी बात कर लें बताइए, अल्फा की बात करें। अल्फा के सामने कितना है, एडी, अल्फा के सामने एडी, और आप मुझे बताइए अल्फा के सामने एडी और यहां पे अल्फा के सामने क्या है, एसी। तो इस पे सिमिलरिटी में मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस पे सिमिलरिटी में भी क्वेश्चन बनता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे और यहां पे सिमिलरिटी लग जाएगी। क्लियर है? तो आप ये बताइए कि यहां से ए बी गुणा ए सी बराबर क्या आ गया, ए बी इंटू ए सी बराबर आ गया ए ई इंटू ए डी ए आ गया कि नहीं, ए इंटू ए डी ए आ गया। तो मतलब ए बी इंटू ए सी बराबर ए ई इंटू ए डी। इस पे सिमिलरिटी पे सवाल बन सकता है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये आपको थ्योरम ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपको ये प्रूफ करना है। आप बताइए ए बी इंटू ए सी का मतलब क्या है, ए बी इंटू ए सी का मतलब है ए ई इंटू ए डी और यहां प्लस ए ई इंटू डी ई। तो आप ये बताइए कि यहां से ए ई कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया ए डी प्लस डी ई, ये बच गया ब्रैकेट में। तो आप जानते हैं कि लेंथ ए डी प्लस डी ई क्या हो गया, ए ई हो गया, ये ए ई हो गया, ए ई गुणा ए ई का स्क्वायर, और यही थ्योरम है। तो मैंने आपको यहां से दो रिजल्ट बताए। सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं। सेम आर्क में जैसे तुम्हारा सर्कल है, ये तुमको चाप दिख रहा है यहां पे एसी, चाप एसी द्वारा ये कोण दिख रहा है आपको अल्फा और ये वाला कोण भी आपको दिख रहा है अल्फा। सेम आर्क में बने कोण बराबर होते, कल ही बताया था। ए कोई डायमीटर 5 मीटर नहीं है। ट्राइंगल सिमिलर करे हैं एडीबी और एसीई। जितनी बात बोले उतना ही समझो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ।
जो नहीं लिखा हुआ है वो नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी भाइयों को? यहां तक मुझे ही लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आया है अभी तक? सबको क्लियर है? हाँ, बहुत सारी थ्योरम है, सब याद करनी पड़ेगी अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। यहां तक कोई डाउट? मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, क्वेश्चन करते हैं इन पे, ठीक है। या पहले मैं सारी थ्योरम बता दूं या पहले क्वेश्चन करते हैं? एक सेकेंड, ये करिए, सवाल नंबर 3 बनाइए, सॉल्व करिए। हाँ, जो जो थ्योरम यूज होती रहेंगी मैं साथ के साथ बताता रहूंगा, जो जो थ्योरम यूज होंगी मैं साथ के साथ बताता रहूंगा, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लो मेरे भाई। ये बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहले आपके सामने एक चतुर्भुज दिखाया गया, ए बी सी डी चतुर्भुज है, जिसमें ये ए बी की जो लेंथ है, ये बी डी की जो लेंथ है और ये बी सी की लेंथ इक्वल है। ये डी सी दिया है 8, ए डी दिया है 6√2। आपसे पूछा ए सी आपसे पूछा है, ए सी पूछा है, करिए जरा। क्लियर है? अब आप तुम मुझे एक बात बताना, सभी लोग एक बात बताना कि जैसे तुम्हारा एक फिक्स्ड पॉइंट है और इससे कोई भी 3 पॉइंट ले लो, कोई भी 3 पॉइंट ले लो जो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ये पॉइंट ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो आप जानते कि एक फिक्स्ड पॉइंट से 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से 3 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये 3 पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं और ये जो है उस सर्कल का सेंटर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ पाई? अरे भैया, लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? लाइन खींचने के लिए चाहिए आपको 2 पॉइंट, लेकिन सर्कल खींचने के लिए चाहिए आपको मिनिमम 3 पॉइंट। अगर कोई 3 पॉइंट किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे। कोई डाउट? यहां तक किसी को डाउट है? ये होगा कंसेप्ट नंबर 1। सेकंड थिंग, कंसेप्ट नंबर 2, अगर मैं आपके सामने क्वाड्रेंट बनाता हूं, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। अगर मैं आपके सामने बनाता हूं एक क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, ये हो गया ए बी सी, जिसमें ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का है। अगर मैं आपके सामने क्वाड्रेंट बनाता हूं, ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर आप इस क्वाड्रेंट में, ये तुम्हारे एंड पॉइंट हो गए सी और बी, सी और बी द्वारा सरकमफेरेंस पर कोई भी एंगल बना लो पी, आप मुझे बताओ कि ये एंगल P कितने डिग्री का होगा? BPC की वैल्यू कितने डिग्री होगी बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी डिग्री होगी? बोले कितनी डिग्री होगी? 135। अरे 90 डिग्री कहां से आ गया 135? अगर आप इस क्वाड्रेंट को पूरा करके सर्कल बना लो, अगर आप इस क्वाड्रेंट को पूरा करके सर्कल बना लोगे तो आपको दिख रहा है ये ब्लू वाला आर्क, इस आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना है? 270। तो इसी आर्क द्वारा सर्कल की सरकमफेरेंस पे ये जो एंगल बनेगा, क्या 270 का आधा 135 डिग्री नहीं होगा? तो ये हमेशा क्वार्टर सर्कल में इस तरीके से जो एंगल बनेगा वो 135 डिग्री बनेगा। दिस इज द कंसेप्ट। भाई बहुत कंसेप्ट हैं, तो आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये तीनों पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं इस तरीके से, और ये समझ में आ रहा है ना तुम्हें? अरे तुम्हें कुछ भी समझ आता है? यहां तक कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है अभी भी तो फिर आप फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन करिए, ठीक है ना। चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूं, यहां पे ले आता हूं सवाल को। आपको पता है ये फिक्स्ड पॉइंट बी से ये सी डी ए इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये तीनों पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पे होंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से होंगे कुछ। बोलो कोई डाउट है? और आपसे एसी पूछा है, आपसे पूछा है एसी,
तो आप ये बताइए कि क्वार्टर सर्कल में बना ये कौन, सॉरी 90 डिग्री है, यहां पे लिया नहीं मैंने, 90 डिग्री है, ये कौन 135 डिग्री होना चाहिए, 135। और आपको पता है एसी निकालना है। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड दे रखी है 6√2, दूसरी साइड दे रखी है 8, उनके बीच का एंगल दे रखा है, तीसरी साइड निकालनी है, तो इसका मतलब हो गया, अरे मैंने अब ये दिया है, यहां पे दिया है, हमने लिखा नहीं, एंगल बीच 90 डिग्री गिवन है, एंगल बीच 90 डिग्री गिवन। अब ठीक है, चलो अगर आपको दो साइड दी है, एक एंगल दिया है, तीसरी साइड निकालने के लिए क्या लगता है, कोसाइन रूल, कॉस 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, ये एसी को एक्स मान लो, ठीक है मेरे भाई, बराबर 6√2 स्क्वायर, 36 दूनी 72 प्लस 8 स्क्वायर 64 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू 6√2 इंटू 8। आप भी बताइए कॉस 135 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, 6 दूनी 12 8 96, 4 2 6 7 6 13, 136 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 136 प्लस 100, 236 से 4 कम करो 232, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 232, 232 मतलब कितना, 4 पंजे 20, तो एक्स कितना आएगा 2√58 सेंटीमीटर। आंसर, आंसर इस सवाल का 2√58, ए ऑप्शन। राइट एंगल से कैसे निकालोगे जब रेडियस दी नहीं है, राइट एंगल से कैसे निकालोगे जब रेडियस दी ही नहीं है, रेडियस भी तो पता होनी चाहिए, कोसाइन रूल के बिना नहीं होगा। बहुत ही टेक्निकल सवाल था, बुद्धि चाहिए। कोसाइन रूल पता है ना सभी को, मैं कॉस का फॉर्मूला कौन सा है ये नहीं पता, कॉस ही फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे काम चलेगा, हटाओ फिर बाद में समझना, ठीक है ना। साइन रूल कोसाइन रूल सबको पता है, ठीक है, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। मतलब ये आ गया तुम्हारा 2√58, ये आ गया 2√58। अगर आपसे इसमें ये पूछ लिया होता है, ये ए भी पूछ लेता है, बी सी पूछ लेता, तो आप जानते कि तुम्हारा ए बी सी राइट एंगल है और ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल है। तो अगर ये पूछ लिया होता तो बटे √2 हो जाता, 2√58 का बटे √2, तो आंसर कितना हो जाता, 2√29। ये हो जाती इसकी रेडियस 2√29, 2√29। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, सबको समझ में आता है, बहुत जबरदस्त, बहुत आसान टेक्निकल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, शीट तो हम डलवाएंगे ही डलवाएंगे, सवाल करेंगे 4 नंबर, और सवाल करेंगे मजेदार मजेदार, जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो। और क्या प्रशांत, क्या लगता है तुम्हें, हैं कुछ? भैया यार देखिए देखिए, साइन रूल नहीं आता आपको, कोसाइन रूल नहीं आता आपको, ट्रायंगल नहीं पता आपको, एरिया के फॉर्मूले नहीं पता आपको, सर्कल नहीं पता आपको, थ्योरी नहीं पता आपको, ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं आता, तो आप कैसे समझेंगे आप बताइए। जो आपका फाउंडेशन बैच होता है प्री प्लस में, उसमें 45-40 घंटे की थ्योरी होती है, उसके बाद बच्चा प्रिपेयर होता है। ठीक है मेरे भाई, सर्कल के क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, लाइन एंड एंगल से स्टार्ट नहीं होता, सो लाइन एंड एंगल से मीन्स में सवाल नहीं बनता, वो बच्चों को उसके लिए है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोसाइन रूल में आपको बता दे रहा हूं, जैसे आप कोई भी ट्रायंगल बनाओ,
आप जैसे कोई भी त्रिभुज बनाओ ए बी सी, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, आप कोई भी ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल ए बी सी, तो आप ध्यान से सुनना, कोण ए के सामने की साइड स्मॉल ए, कोण बी के सामने की साइड स्मॉल बी, कोण सी के सामने की साइड स्मॉल सी, तीन साइड, ठीक है ना। तो आप मुझे एक बात बताइए कि कोसाइन रूल क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज में दो साइड दी हो, हाँ सुनो, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड दी हो और कोई भी एक एंगल दिया हो, तो तीसरी साइड निकालने के लिए कोसाइन रूल लगता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि बेसिक मत बताओ, पर मैं बता देता हूं। जैसे कॉस से निकालना है, कॉस से क्या होगा, आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आजू बाजू वाली साइड के प्रोडक्ट का डबल, यानी कि 2bc। ठीक है मेरे भाई। और अगर मैं यहां से कॉस बी की वैल्यू निकालूं, तो आप जानते आजू बाजू वाली साइड का सम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये कोसाइन रूल है। क्लियर है भाई? ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलो अब ये सवाल करके बताओ, ये सवाल है सीपीओ 2019 का। मोर देन, मतलब मैं आपको 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के तो सारे जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सब होंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। सर्कल के बाहर हो गया एक पॉइंट P, ध्यान से सुनना, सर्कल के बाहर हो गया पॉइंट P। सर्कल के बाहर से अगर मैंने सर्कल की दो टेंजेंट खींच दी, स्पर्श रेखा इस तरीके से, सर्कल के बाहर से मैंने सर्कल की दो टेंजेंट खींच दी इस तरीके से ना, जो सर्कल को टच कर रही हैं पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, ठीक भाई, यहां पे टच कर रही हैं। और मैंने सर्कल की एक तीसरी टेंजेंट खींची इस तरीके से, तीसरी टेंजेंट खींची पी क्यू ये आर, जो बाकी दोनों टेंजेंट को पॉइंट क्यू और आर पे काटते हो, सर्कल को टच कर रही है यहां पे पॉइंट सी पे, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझना होगा कि थ्योरम ये कहते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर का जो पेरीमीटर होगा, त्रिभुज का जो परिमाप होगा, हिंदी में पेरीमीटर कहते हैं ना, परिमाप, त्रिभुज का जो परिमाप होगा, तो ये जो ट्राइंगल का परिमाप होगा, चाहे पीए ले लो चाहे पीबी ले लो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। चाहे टेंजेंट पीए ले लो चाहे पीबी ले लो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। पीए का डबल बोल लो चाहे पीबी का डबल बोल लो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप ये होगा, 2pa और या 2pb, एक ही मतलब है। यह है थ्योरी, समझे ना भाई? राहुल समझ में आ गया? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ट्राइंगल पी क्यू आर के पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम, यानी कि पी क्यू, तीनों साइड का सम, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों साइड का जब सम होगा वो पीए का दुगना होगा। पीए मतलब टेंजेंट पीए का डबल होगा, ठीक है भाई? अब ये कैसे हुआ ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, आप ये बताइए कि यहां पे आप मुझे बताइए, अगर मैं इसका वो निकालने लगूं, जैसे तुम्हारा पी क्यू आर का पेरीमीटर है निकालना है, तो देखो जो लेंथ क्यूसी की होगी वही लेंथ एपी की होगी। सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होते, जो क्यूसी की वही ए क्यू की। तो इस क्यूसी को हटा के यहां पे ले आओ ए क्यू पे। सर्कल के बाहर पॉइंट आर है, तो जो लेंथ आपकी इसकी होगी ना आरसी की, वही लेंथ बी आर की होगी। तो आरसी को ले जाके बी आर पे चिपका दो, मतलब ये हो गया तुम्हारा पीए और ये हो गया तुम्हारा पीबी। ऐसे हमने कुछ किया नहीं, इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दो, इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दो, तो पेरीमीटर आ गया पीए और ये आ गया पीबी। और पीए प्लस पीबी मतलब पीए का डबल, क्योंकि पी और पीबी बराबर होती हैं, ठीक है मेरे भाई? चलो आगे बढ़िए, ये रहा सवाल। अब आप कहोगे सर सीपीओ का सवाल भी डिफिकल्ट लग रहा है, आसान आसान सवाल कराओ, तो क्या करना चाह रहे हो भाई? ये तो करना ही पड़ेगा।
A circle touches the side BC of triangle ABC at P and also touches AB and AC produce at Q and R respectively. ट्राइंगल ABC का परिमाप 26.4 है. AQ की लेंथ बताइए. आप मुझे बताइए कि जैसे तुम्हारा हो गया ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC. अब देखो सवाल वही है लेकिन डायग्राम बनाना पड़ेगा, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी. तो आप ये जानते हैं AB को आगे बढ़ाया है, AC को आगे बढ़ाया है, इन साइडों को आगे बढ़ाया. एक सर्कल ऐसा जो साइड BC को टच कर रहा है और AB और AC के प्रोड्यूस भाग को Q और R पे टच कर रहा है. तो मतलब सर्कल ऐसा है, सर्कल है ऐसा जो BC को टच कर रहा है, AB को टच कर रहा है, AB के एक्सटेंडेड पार्ट को P पे और AC के एक्सटेंडेड पार्ट को टच कर रहा है Q पे. ये दिया है. ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर है 26.4. इस त्रिभुज का पेरीमीटर 26.4 दिया है. आपसे पूछा है AQ की लंबाई, AQ. तो भैया ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा वो AQ का डबल होगा. अगर पेरीमीटर 26.4 है तो AQ की लंबाई कितना होगी? 13.2. ये आंसर आ गया, 13.2 सेंटीमीटर. तो पेपर में सवाल आएगा बार बार. क्लियर है मेरे भाई? चलो आगे चलूं, मैं एक और सवाल कराता हूं. इसी कंसेप्ट पे एक और सवाल कराऊंगा जो थोड़ा सा चेंज है. सवाल नंबर 5 ये करिए. एक बनाइए, देखो ठीक है मेरे भाई. बहुत सरल सवाल है और इंपॉर्टेंट है. देखिए, एक सर्कल टच करता है साइड BC को ट्राइंगल ABC की D पॉइंट पे. AB और AC को आगे बढ़ाया गया E और F तक रेस्पेक्टिवली. AB 10 है, सबकी लेंथ दे रखी है, BE पूछा है. अब आप सुनिएगा, फटाफट सवालों में डायग्राम बनाना होगा. ऐसे भी सवाल आएंगे, मतलब लगभग सवाल ऐसे आएंगे कि सभी में आपको डायग्राम खुद से बनाना होगा. जैसे हो गया ट्राइंगल ABC, ठीक है भाई, साइड AB को आगे बढ़ाया है, साइड AC को आगे बढ़ाया है. सर्कल ऐसा है जो BC को टच कर रहा है, इन दोनों को भी टच कर रहा है. तो सर्कल होगा कुछ इस तरीके से है भाई. AB और AC के प्रोड्यूस पार्ट को टच कर रहा है E पे, मतलब यहां पे E पे और यहां पे F पे टच कर रहा है इसको. और BC को टच कर रहा है कहां पे? D पे. ये BC को यहां पे टच कर रहा है पॉइंट D पे, ठीक है ना. अच्छा, आगे दिया AB की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो AB आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है. आगे क्या दिया? AC जो है आपको 8.6 सेंटीमीटर दी हुई है. आगे क्या दिया है? BC आपको दिया है 6.4. ओके, BC जो है ये आपको 6.4 दी हुई है, 6.4. तो आप हमें बताइए कि BE की लेंथ, B समझ रहे हो? B मतलब ये लेंथ बतानी, इतनी सी छोटी सी ये वाली, क्या होगा बताइए. आगे सभी का आंसर डाई आ गया, वेरी गुड. आपको पता है कि इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा, ये टेंजेंट ए ले लो चाहे AF ले लो, बात है कि इसका डबल होगा. पेरीमीटर कितना है ट्राइंगल का? 8 6 14 है, मतलब 15 10 25 हो गया. ट्राइंगल का पेरीमीटर 25 है. अगर पेरीमीटर 25 है तो डबल है टेंजेंट का, तो कितना होगा? 12.5 होगा कि नहीं? 12.5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? अगर ये 12.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 12.5 होगा. तो ये 12.5 है, ये 10 है, तो ये कितना बचा? 12.5 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर तो आया BE की लंबाई, और 2.5 सेंटीमीटर. ये आंसर है B ऑप्शन. बताइए, अगर आप ज्योमेट्री में पूरा करना चाहते हो, ज्योमेट्री के अगर 12 से 14 सवाल में से भैया 5 से 6 क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड लेवल के आएंगे, तो उन्हीं से सिलेक्शन होगा. इजी तो सब कर लेंगे, ठीक है. यहां तो कोई डाउट है? आपको सारे टाइप के सवाल कवर करने हैं, हर एक कंसेप्ट पे समझना है. अब इस कंसेप्ट पे सवाल आएगा, भूलोगे नहीं, कर लोगे सारे, ठीक है ना. ठीक है, यहां तो कोई डाउट? 3 - 2 क्यों नहीं होगा? 3 - 2 क्यों होगा? अपनी मर्जी से नहीं करना है, ठीक है भाई. ये सवाल 2018 मेंस का है. मैंने एक सिंगल टाइप के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कंपाइल कर दिए एक जगह, ठीक है. कोई डाउट?
सारे सवाल टेक्निकल हैं, एक भी सवाल इसमें वैसा नहीं है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ये बनाइए, चलो बनाइए 6 नंबर। करिए, इससे आसान इंपॉर्टेंट है ही नहीं। रविकांत यार बिना पेन उठाए वो हो गया, बस आपको डायग्राम बनाना था और कोई आसान मेथड। इसमें हमने कितनी कैलकुलेशन कर ली, क्या कर लिया उस सवाल में, बिना पेन उठाए उसमें हो गया, सिर्फ डायग्राम ढंग से बनाना था। ये क्वेश्चन देखिए, पीएबी और पीसीडी दो सीकेंट है। सीकेंट तो समझते हो ना, छेदक रेखा, जैसे तुम्हारा सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है, अगर एक लाइन ऐसी ड्रॉ करता हूं जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती हुई जाए, तो ये जो लाइन होती है ना पीएबी, ये होती है सर्कल की सीकेंट यानी कि छेदक रेखा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 सीकेंट है, एक तो होगी पीएबी, एक सीकेंट होगी पीसीडी। ओ सर्कल का सेंटर है, ओके। सीएडी की वैल्यू पूछे, सीएडी ये वाला पूछा है ना, ये वाला एंगल पूछा है। अच्छा, ये 42 डिग्री दिया है, 26 डिग्री दिया है। करिए, देखो मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूं, अगर कभी भी एंगल का सवाल पेपर में आया, अगर कभी भी एंगल का सवाल पेपर में पूछा गया और वहां पे बात हुई तुम्हारी डायमीटर की, बात हुई सेमी सर्कल की, तो 100% ये थ्योरम लगनी है कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। 100% थ्योरम लगेगी कि सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त में बना एंगल 90 डिग्री होता है। यह थ्योरम 100% लगेगी। अगर एंगल की बात हो रही है तो आप मुझे बताइए कि यह 42 डिग्री दिया हुआ है और यह तुम्हारा 42 डिग्री है, यह आपका 26 डिग्री है, तो आप मुझे एक चीज बताइए यहां पे कि अगर ये 42 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी 42 डिग्री होगा ना, ये वाला एंगल भी तो 42 डिग्री होगा। यहां तक किसी को डाउट, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये 42 है 26 है तो ये 68 डिग्री होगा। अरे एक्सटीरियर एंगल, त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल होता है इसकी वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। ये 26 है, ये 42 है, त्रिभुज कौन सा देखो, पीबीसी, ये 42, ये 26, तो कितना होगा 68। अब देखो इसको देखो, आर्क बीडी द्वारा अगर ये 68 है तो ये भी तो 68 होगा, सेम सरकमफेरेंस पे बने एंगल बराबर होते हैं, ये भी तो 68 होगा, कोई डाउट, 68। नाउ सवाल खत्म। ये बीसी डायमीटर है क्योंकि ओ सेंटर है, तो ये सेमी सर्कल में बना ये पूरा कोण 90 होना चाहिए था। अगर ये 68 है तो ये कितना बचा, 90 में से 68 हटाओ तो ये बचा 22 डिग्री। आंसर इस क्वेश्चन का आएगा 22। तो ऐसा सवाल है, इसमें पेन भी नहीं उठाना, सवाल पूरा का पूरा डायग्राम में खत्म हो गया। तो कम से कम ऐसे सवालों को सॉल्व करने की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, इससे आसान सवाल नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट सवाल नंबर 7, ये बनाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री 2019 का सवाल है। सवाल का आंसर चाहिए मुझे 20 सेकंड में। हाँ राहुल, बिल्कुल बन जाएगा। अभी जो आप प्री का पेपर पास करके आए हो उसी का पूछा हुआ सवाल है, सेम। आ गया सभी का आंसर? सुधांशु, करने के तरीके यार बहुत सारे हैं, अनंत तरीके एक साल को करने के। 16, अच्छा 16 इसका, ठीक है, वेरी गुड। एक त्रिभुज पी क्यू आर है, सुनना मेरी बात को गौर से, एक ट्राइंगल है। मैं इसको करने का आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। आपने सिमिलरिटी से क्या होगा, मैंने इस सवाल को यहां पे डाला है क्योंकि मैं आपको दूसरा तरीका सिखाना चाहता हूं। ये हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू है 58 डिग्री, ये वाला एंगल 58 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं है। एस और टी पॉइंट पे है, पी क्यू और क्यू आर पे एस टी आर 122, एस टी आर 122,
तो मतलब यहां पे इस तरीके से हो जाएगा STR, ओके, ये हो जाएगा STR। तो ये वाला एंगल 122 डिग्री दिया हुआ है भाई। PQ पे कोई पॉइंट S है, इन ट्राइंगल PQR SNTR पॉइंट्स PQ और PR पे कोई पॉइंट T है, तो STR 122 हो गया। PS दिया है आपको 14 है, PS की लेंथ आपको दी है 14, कोई दिक्कत नहीं। PT आपको दिया है 12, PT आपको दिया है मेरे भाई 12, ओके। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है RT की लेंथ, PQ दिया 24 और PQ आपको दिया 24। देखिए यही है ना सवाल। सीकेंट थ्योरम, वेरी गुड। अगर ये एंगल 122 डिग्री है तो ये एंगल 58 डिग्री होगा। अरे सीधी रेखा है ना, समते 180 होना चाहिए ना, ये 58 डिग्री होगा। कल मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रेटल पढ़ाया था भाई मेरे, कल मैंने आपको साइक्लिक पढ़ाया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर के बराबर होती है। या फिर ऐसे समझ लो कि अगर ये 122 है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, अगर ये तुम्हारा 122 डिग्री दिया है तो आमने सामने के एंगल का सम 180 हो गया, मतलब साइक्लिक है। ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक है, इस तरीके से है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सवाल खत्म। सर्कल के बाहर पॉइंट P से सीकेंट यानी कि छेदक रेखा खींचिए, सीकेंट वाली प्रॉपर्टी लगाओ, मतलब PS इंटू PQ 14 गुणा 24 बराबर PT मतलब 12 और इंटू PR। तो यहां से PR की लंबाई कितनी आ गई 28, PR की लंबाई आ गई 28 सेंटीमीटर। तो PR 28 आ गए, 12 है तो कितना बचा, TR 16 बचा, और 16 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। तो इजी हो जाएगा, सिमिलरिटी से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलरिटी से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अच्छा आगे बढ़े। एक सेकेंड, पहले मैं आपको आगे कंसेप्ट बताता हूं। स्लाइड कहां गई, एक मिनट भाई, एक सेकेंड। ठीक है, ये हो गया, एक सेकेंड, 24, ये भी हो गया 25, ओके। चलो भाई, सर सीकेंट थ्योरम सिमिलरिटी से ही ड्राइव होती है ना। हाँ भाई नीरज, बिल्कुल, दोनों से ही शॉर्ट है हर्ष, दोनों से ही शॉर्ट है, ठीक है ना। चलो यहां तक कोई डाउट नाउ, नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड AB और CD एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती हैं, नहीं कोई फिगर गलत नहीं है, अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड AB और CD एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपको पता है PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD, सभी को पता है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, ओके। उसके बाद ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, सुनना। अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, सुनो मेरी बात,
अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, तो आप मुझे बताओ कि ये तुम्हारा ये साइड ए है और सपोज ये हो गया तुम्हारा बी, ठीक है मेरे भाई सुनना, और सपोज ये है तुम्हारा, ये लेंथ होगी स्मॉल सी और ये हो गया स्मॉल डी। भाई गौर से सुनेगा यार, अगर वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, सुनना, अगर वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं और उन कॉर्ड के जो सेगमेंट बन रहे हैं, मतलब ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल डी है, तो सर्कल की जो रेडियस की लंबाई होती है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2। ये रेडियस की लंबाई निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे की कोई डाउट है इस फॉर्मूले में? इस पे सवाल पूछा हुआ है पेपर में। पी सेंटर हो तो जीवन कोई दिक्कत नहीं है, पी सेंटर है तो डायमीटर हो गया, सवाल ही खत्म है, वहां तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ दीपक, रेडियस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भाई को कोई डाउट आया होगा इस सवाल में, ठीक है मेरे भाई। चलो बोलो, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। अब देखो नई चीज एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, यहां तक कोई डाउट है? अगर आपको सपोज ये दे दिया, सपोज इसकी लेंथ दे दी AC, AC दे दिया x, आपको BD दे दिया y, ये लेंथ दे दी आपको y और आपको ये लेंथ दे दी AC x। एग्जामिनर इसमें नया क्या पूछ सकता है? यही पूछ सकता है और तो कुछ नया पूछेगा नहीं इस कंसेप्ट पे। ये दे दिया x, ये दे दिया y, तो आप मुझे बताओ ये 90 डिग्री के एंगल पे काट रही है दोनों कॉर्ड, तो अगर इसे ट्राइंगल बीपीडी में पाइथागोरस लगाओ तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसे ट्राइंगल सीपीए में पाइथागोरस लगाओ, ये बी है ये डी है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा रेडियस का? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये नई चीज बन सकती है, इसमें बिल्कुल पूछी जा सकती है। मनिक सवाल मैं सिखाऊंगा मैं, यहां तक कोई डाउट है? सबको समझ में आया? बोले बोलिए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? नहीं रविकांत, 3 मार्च के बाद नंबर नहीं घटेंगे। सबको समझ में आ गया? नो डाउट, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये देखिए यही है, ठीक, क्लियर है? अभी भी डाउट है यार इसमें, कैसे काम चलेगा बताइए? जैसे तुम्हारा सर्कल दिख रहा है, ओके नीरज, सर्कल के बाहर पॉइंट P है, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट P से दो सीकेंड खींच दी, दो छेदक रेखा, एक तो PAB और दूसरी खींच दी PCD। तो आपको बात पता होनी चाहिए कि पॉइंट P से, देखो लेना पॉइंट B से ही है दूरियां, पॉइंट P से A की दूरी PA और पॉइंट C के B की दूरी PB, PA गुणा PB, पॉइंट P से C की दूरी PC और पॉइंट P से D की दूरी PD, तो PA गुणा PB बराबर PC इंटू PD। ये अभी रिजल्ट बताया इस पे, अभी कंसेप्ट समझाया इस पे, ठीक। आगे बढ़ूं, अगला 28 हो गई है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और इसका वो भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे सवाल भी बनता है। पता है? वेरी गुड। हाँ नितेश, जैसे आपके सामने सर्कल दिख रहा है, सर्कल के बाहर है पॉइंट P, आपको दिखा सर्कल दिखा, सर्कल के बाहर है पॉइंट P। हाँ सुब्रात, पॉइंट P से मैंने सर्कल की खींची है सीकेंड छेदक रेखा PAB और खींची मैंने टेंजेंट PT। तो आपको पता होनी चाहिए टेंजेंट PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB।
यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अमन, आयुष, समझ में? और इसका आपको प्रूफ समझना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनता है। ध्यान से समझना इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। सपोज ये तुम्हारा यहां पे, सपोज ये आपका सर्कल का हो गया सेंटर ओ, यहां पे हो गया सर्कल का सेंटर ओ, ठीक है ना? या फिर इसको ऐसे करते हैं, यहां से इसको मिला देते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं। ये आसान है, देखिए दिख रहा है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ क्योंकि इस प्रूफ पे क्वेश्चन भी बनता है। सुनना मेरी बात, मैंने आपको कितनी बार बताया कि जैसे तुम्हारी टेंजेंट और ये टेंजेंशियल पॉइंट स्पर्श बिंदु और ये कॉर्ड, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बना ये वाला एंगल थीटा अल्टरनेट सेगमेंट पे बने इस एंगल थीटा के बराबर होगा। और जैसे ही हुआ ऐसा वैसे ही दिख गई आपको सिमिलरिटी। छोटू ट्रायंगल पकड़िए पी टी ए, छोटू ट्रायंगल पी टी ए सिमिलर हो जाएगा मोटू ट्रायंगल पी बी टी के, मोटू ट्रायंगल पी बी टी के सिमिलर हो जाएगा। अभी देखो इस सिमिलरिटी पे क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान से सुनना। देखो इधर ओके यार, रेडियस बताई तो इनके लेंथ दी होगी। अरे कोई कुछ सेंटर पेंटर से पास नहीं कर रहा है यार। इधर देखो सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, पॉइंट पी से सीकेंड छेदक रेखा खींची है पीएबी और पॉइंट पी से टेंजेंट खींची हमने पीटी। यहां तक कोई डाउट? आप मुझे बताइए कि आपको दो ट्रायंगल पर फोकस करना है। एक तो हो गया ट्रायंगल पीटीए और एक दूसरा हो गया ट्रायंगल पीबीटी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं? वो कि दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हो गया कॉमन। दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ चुका है आपका कॉमन। ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। ये थीटा इक्वल है। तो आप बताइए तीसरा एंगल, इस त्रिभुज का तीसरा एंगल कौन सा हो गया? ये वाला। और बड़े वाले त्रिभुज का तीसरा एंगल कौन सा होगा? ये वाला। तीसरा जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा कि नहीं? तीसरा जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा कि नहीं इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि दोनों ट्रायंगल कैसे हुए? सिमिलर। अरे आप ये बताओ मेरे भाई, त्रिभुज पीटीए ट्रायंगल पीबीटी, आपको देखना होता है कॉमन ट्रायंगल, कॉमन एंगल आपको देखना होता है इक्वल एंगल। दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों में कॉमन आ रहा है। नहीं लिख सकते मयंक, कॉमन एंगल है। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बराबर है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और तीसरा एंगल, अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होना चाहिए, तो सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर है तो आपको केवल ये ध्यान नहीं रखना, ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट किसी नए क्वेश्चन में देखो तो हमेशा इस तरीके से दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। ये अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट? और अगर ऐसा है तो सिमिलरिटी से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। इस एंगल के सामने की साइड कितनी है? पीटी। छोटू में, बड़े त्रिभुज में सेम इसी एंगल के सामने की साइड क्या है? पीबी। कोई डाउट? छोटू में थीटा के सामने क्या है? पीए। और मोटू में थीटा के सामने क्या है? पीटी। तो पीटी गुणा पीटी, पीटी स्क्वायर बराबर पीए गुणा पीबी। बोलिए, ठीक है? कोई डाउट है भाई यहां तक? किसी बच्चे को कोई समस्या आई हो इसमें? अब भी समस्या है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर ये कौन सा हो गया? नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे ना। 27 हो गया, अब जा रहे हैं हम 28 भी हो गया, 29। ये देखिए, बोले आएगा बिल्कुल मयंक, प्रूफ से ही क्वेश्चन आएगा। आएगा।
अच्छा अजय, अब देखिए दो सर्कल के बारे में बात करते हैं। दो सर्कल में प्यार कैसे हो सकता है? या तो दो सर्कल एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे इंटरनली, अंतरात्मा से ऐसे टच करेंगे इंटरनली, या फिर दो सर्कल एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे एक्सटर्नली, या फिर दो सर्कल एक दूसरे से उखड़े उखड़े रहेंगे, टच ही नहीं करेंगे, या दोनों सर्कल में आग बहुत होगी तो एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। इस तरीके से चार ही केस बनेगा, इसके अलावा तो कोई चौथा केस बनेगा नहीं। बताइए, तो मैं वन बाय वन एक एक केस को डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो पहला हम केस लेते हैं इंटरनली टच। यहां तो बात समझ में आई। हम पहला यार इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए भाई। अदरवाइज हम थोड़ा आप मेहनत करो मेरे साथ। सब कुछ हम ही करते रहेंगे तो आप कैसे करेंगे भाई? हैं भाई? इतनी स्लाइड्स बनवाना, एक कंसेप्ट को समझाना है भाई, और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी अच्छे से अरेंज करना, प्रीवियस सवाल भी ढूंढना, उस पर फिर नया सवाल भी बनाना, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आना, ऑप्शन भी लगाना, पीडीएफ भी प्रिपेयर करवाना, स्लाइड्स भी लाना, इसमें कंसेप्ट भी लिखना, उनको एक्सप्लेन भी करना, अर्थमेटिक एडवांस दोनों काम एक साथ करना इतना आसान नहीं है। कोई नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। कोई भी दूसरा आदमी बताओ जो इस तरीके से करता हो। गारंटी दे रहा हूं मैं, पूरे भारत में इस समय। प्राइस की बात तो बहुत और है कि सस्ते प्राइस में, मैं कह रहा हूं कि कोई 20,000 की फीस लेके भी कर रहा हो ऐसा। कैट वाले टीचर 20,000 रुपए की 25,000 रुपए की फीस लेते, एक बार पढ़ के देखिए उनसे। ठीक है मेरे भाई, सैटरडे संडे भी काम करता हूं मैं। चलो, आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना? तो मैंने चारों केस बताए आपको। चारों केस बताए। पहला केस, जब दो सर्कल्स में सच्चा प्यार है, एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे टच करते हैं। तो बात समझ में आई? तो ये हो गया इंटरनली टच, अंतः स्पर्श कर रहे हैं, अंतः स्पर्श कर रहे हैं। तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट, इस केस में दोनों सर्कल की जो कॉमन टेंजेंट है वो क्या होगी? एक होगी। यहां दिख रहा चित्र में साफ साफ, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं एक पॉइंट पी पर, तो दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों ही सर्कल को टच करे, कॉमन हो, तो केवल एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होगी, और वो कॉमन टेंजेंट किस पॉइंट पे खींची जाएगी? पी पॉइंट पे खींची जाएगी। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा संघर्ष, वो टेंजेंट किस पॉइंट पे खींची जाएगी? पी पॉइंट पे। यहां तक कोई डाउट? चलिए अब दूसरी बात सुनना। अगर आप मुझे बताइए सेंटर है, सेंटर से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? ये होगी O1P रेडियस लिखा है ना R1, तो बड़े सर्कल की रेडियस होगी R1 और छोटे सर्कल की रेडियस होगी तुम्हारी सपोज O2 से P की दूरी होगी R2। आप मुझे बताइए, जब भी दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे, ये तुम्हारा क्या है? सेंटर, ये है तुम्हारा P, और सपोज ये मान लेता हूं मैं टेंजेंट APB है, तो भैया रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये एंगल 90 है। अगर मैं O2 से P को मिलाऊं तो भी 90 है, मतलब O1 O2P हमेशा एक सीधी रेखा होगी। O1 O2P विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन। अगर दो सर्कल एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, रोमांस कर रहे हैं, तो उन दोनों सर्कल के सेंटर, उन दोनों सर्कल के सेंटर और ये टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होंगे। बात समझ में आई?
तभी कुछ उत्पन्न होगा, समझे। अगर दो सर्कल एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरनली टच कर रहे हैं तो उन दोनों सर्कल के सेंटर और टचिंग पॉइंट एक सीधी रेखा में होंगे। O1 O2P विल बी ए स्ट्रेट लाइन। क्यों होगी? क्यों? क्योंकि O1 PA भी 90 डिग्री है, O2 PA भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो सीधी रेखा होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अरे मजाक में मत लो। अगर मैं दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी की बात करता हूं, ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी स्मॉल d। तो जब दो सर्कल इंटरनली टच करेंगे तो उनके सेंटर के बीच की दूरी O1 O2 जो होगी वो उनकी रेडियस का डिफरेंस होगी। बड़े सर्कल की रेडियस में से छोटे सर्कल की रेडियस को घटा दो। यहां तक कोई डाउट है? अरे सबको कंसेप्ट समझ में आ गया ना? कोई डाउट है भाई? R1 माइनस R2, आगे बढ़ू मैं? सुधरोगे नहीं तुम, कितना भी समझा लो तुम सुधरोगे नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। सवाल नंबर 30 को मतलब कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट। चलो अब ये एक्सटर्नली टच, दिखावे का प्यार है। देखिए, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यही है बाह्य स्पर्श, दिख रहा है साफ साफ। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं यहां पॉइंट P पर, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें, एक्सटर्नली टच, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? एक्सटर्नली टच, बाह्य स्पर्श। तो इस केस में दोनों सर्कलों की मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? 3 होगी। अगर कोई दो वृत्त एक दूसरे को झूठा प्यार करते हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट जो होंगी वो कितनी होंगी? 3 होंगी। मतलब एक तो ये हो जाएगी तुम्हारी ये टेंजेंट, और दूसरी हो जाएगी तुम्हारी ये टेंजेंट। ये ऐसी लाइन है जो दोनों ही सर्कल को टच कर रहे हैं। लेकिन तीसरी भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट ये है कि ये तुम्हारी इस तरीके से जो P से पास करती हुई जाए, तो 3 मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई कोई डाउट? चलो अब देखिए, सुनना। अब जैसे मान ले कि मोटू सर्कल है, मोटू सर्कल मेल है, तो आप ये बताइए इसकी रेडियस ये R1 है और ये इसकी टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये वाला एंगल कितने का है? आपका जवाब होगा 90 डिग्री का। और आप ये बताइए फीमेल है, ये तुम्हारा टेंजेंट है, ये रेडियस है R2, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और 90 अरे सुधांशु, अगर 90 देखो तो ये 180 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री का मतलब क्या? जब ये 180 डिग्री हो गया तो मतलब O1P O2 ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो दोनों सर्कल के सेंटर्स O1 O2 और ये टचिंग पॉइंट P हमेशा एक सीधी रेखा में होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? जीवन कह रहे हमारे जीवन में तो कोई सा भी प्यार नहीं है। अरे नौकरी लो पहले। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? पहले बताओ। थर्ड टेंजेंट कबाब में हड्डी। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? चलिए दूसरी बात, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो उनके जो सेंटर के बीच की दूरी होगी ना, ये O1 O2 सेंटर के बीच की दूरी, उनके अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर के बीच की दूरी O1 O2 वो क्या होगी? पहले सर्कल की रेडियस दूसरे की रेडियस, दोनों सर्कल की रेडियस का सम होगी D बराबर R1 प्लस R2। ठीक, अगर इंटरनली टच करें तो R1 माइनस R2, एक्सटर्नली टच करें तो R1 प्लस R2। क्लियर है? अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट बहुत है,
तुम समझ ही नहीं रहे, बस ये हो गया 30, ओके 31, ओके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सुतोष अच्छा जितेंद्र अरे दिनेश सब बताएंगे भाई, क्लियर है? ये क्या है? अगर दो सर्कल एक दूसरे से उखड़े उखड़े रहते हैं, मतलब टच ही नहीं करते, ऐसे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बवाल है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करते तो उस केस में दोनों सर्कल की जो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट है बोथ सर्कल की, वो कितनी होंगी? 4। कितनी होंगी? 4। दो तो होंगी इस तरीके से, ये वाली, इनको बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो दोनों सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अगर मैं ये जो मैंने रेड रेड वाली खींची है ना, ये होते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, हिंदी में अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, क्लियर है? दूसरी बात, और इस तरीके से तिरछी तिरछी भी खींचेंगी। समाज ने इनके बीच में दूरियां बना दी, ये देखिए, तो इनके बीच में तिरछी भी लड़ाई हो रही है, तो ये हो जाएंगी इन दोनों सर्कल की तिरछी टेंजेंट, तिर्यक स्पर्श रेखा। तो ये जो तिरछी तिरछी जो टेंजेंट मैंने खींची हैं, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, TCT। डाइवर्स हो गया इनका। क्लियर है मेरे भाई? अरे लेंथ भी बताएंगे मोहित। ये थ्योरम अपने लेवल वाला है सर, दूरियों के साथ। शक्तिमान भी स्टार्ट हो गया। चलो चलो आगे बढ़ूं मैं, क्लियर है? तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ रहा हूं भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट ले रहा हूं मैं, 32 नंबर कंसेप्ट। ये देखिए, अब देखो, जब कुछ ज्यादा ही आगो दो प्राणियों में, ये देखिए, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें इस तरीके से, क्लियर है? तो ये दोनों सर्कल टचिंग नहीं कर रहे, ये दोनों सर्कल प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को A और B पे। तो इस केस में अगर दो सर्कल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, दो ही बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेंगे, तीन तीन पे तो करेंगे नहीं, तो इस केस में जो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट होगी दोनों सर्कल्स की, वो कितनी होगी? 2। कैसे? कैसे खींची जा सकती है? एक टेंजेंट तो इस तरीके से, दूसरी टेंजेंट इस तरीके से, और तो कोई रास्ता है नहीं। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? तो ये हो गया तुम्हारा, बट दो ही टेंजेंट खींची जा सकते हैं, एक तो AB और एक हो गया तुम्हारी CD। AB और CD आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ABCD डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ध्यान रखना, जो लेंथ AB की होगी वही लेंथ CD की होगी, जो लेंथ AB की होगी वही लेंथ CD की होगी, क्योंकि दोनों सेम पिक्चर है, जो ऊपर है वही नीचे है। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रहा है? और देखो यहां भी ध्यान रखना कि ये जो तुम्हारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दोनों इक्वल होंगी। जो लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दोनों है, उनकी लंबाई बराबर होंगी, और ये जो तुम्हारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए ये हुआ कैसे? अच्छा यहां पे सुनिएगा, PQ हो गया कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनना, जैसे दो सर्कल हैं, दो सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, P और Q पे। तो आ रहा PQ को मिला देंगे, ये हो गया कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा। PQ होती है कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा।
पी क्यू होते हैं कॉमन कॉर्ड, मतलब ये सर्कल इसमें भी आ रही है, मोटे में भी, छोटे में भी आ रही है, कॉमन कॉर्ड। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर इस सर्कल का सेंटर है O1, इस सर्कल का सेंटर है O2, ये ध्यान रखना, अगर O1 से O2 को मिलाएंगे, इस सर्कल का सेंटर O1, इस सर्कल का सेंटर O2, O1 से O2 को मिलाएंगे तो आप ये देखना, जो पिक्चर ऊपर है सेम वही पिक्चर नीचे, कोई फर्क नहीं है। जो डिट्टो पिक्चर ऊपर है वही डिट्टो पिक्चर नीचे है, कोई फर्क नहीं, सेम फिगर है। ठीक है मेरे भाई। हाँ विशांत। ठीक है मेरे भाई, तो आप ये जानते हैं कि जो डिट्टो पिक्चर ऊपर है वही नीचे है, तो यानी कि तुम्हारा जो एंगल है 90 डिग्री का हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा। और सपोज ये आर है, तो जो लेंथ पी आर की होगी वही लेंथ आर क्यू की होगी। पी आर और क्यू आर की लेंथ बराबर बराबर होगी और कॉमन कॉर्ड पी क्यू का आधा होगी। बिल्कुल मिरर इमेज है, जो पिक्चर ऊपर है सेम वही पिक्चर नीचे, बाय सिमेट्रिसिटी बता रहे हैं। तो जो लेंथ पी आर की होगी वही क्यू आर की होगी, और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी। कोई इफेक्ट नहीं है, जीवन हाफ हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ूं मैं नेक्स्ट कंसेप्ट। यहां तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट आ रहा होगा। ये हो गया भैया 32 है भी, 33 है। अब क्या, एक सेकंड, अरे कुछ बोलते भी रहा करो। ये 32 हो गया, ठीक है, 33 ही चलेगा। 33 नंबर कंसेप्ट। चलिए सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता भाई? जैसे अगर दो सर्कल हैं, दो सर्कल एक दूसरे से दूरियां बना के रखे हुए हैं, ठीक है मेरे भाई, इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी है R1 और इसकी रेडियस कितनी है R2, और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी है D। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है D। पहले सर्कल की रेडियस कितनी है मेरे भाई R1, तो ये होगी R1, और ये होगा टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल। इस सर्कल की रेडियस कितनी है, इस सर्कल की रेडियस है मेरे भाई 90 डिग्री है, इस सर्कल की रेडियस है तुम्हारी R2, दोनों की रेडियस। तो आपको यहां पता लगाना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब AB की, AB पे और इस CD पे, AB और CD की लेंथ क्या होगी। AB और CD की लेंथ बराबर होगी, क्या फॉर्मूला है, √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। नहीं संघर्ष, दैट्स ओनली वन केस, √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। D इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, D is the distance between the centers। क्यों लगता है मनीष? ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? अब जैसे ये भी 90 है, ये देखो ए बी सीधी रेखा, ये भी 90, ये भी 90, मतलब ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। अरे पैरेलल होना चाहिए ना, एक सीधी रेखा पे 90-90 खींच रहे हो, करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ अगर आप यहां पॉइंट बी से पैरेलल लाइन खींचो, पैरेलल 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 लाइन, मैंने अपनी मर्जी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी इसके पैरेलल, तो आप ये बताइए कि ये भी तो D हो जाएगा, ये भी तो D हो जाएगा, D हो जाएगा कि नहीं, D हो जाएगा। अगर ये R2 है, R2 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 R2, ये भी तो R2 हो जाएगा, यहां से यहां तक R2। तो आप ये बताइए कितना बचा, ये R1 माइनस R2 ही तो बचा, R1 माइनस R2 ही तो बचा, R1 माइनस R2, ये कांटा R1 माइनस R2 बचा। तो पाइथागोरस लगा दी, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दो, 90 के सामने D है, ये R1 माइनस R2 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AB की लंबाई या CD की लंबाई D² माइनस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ नीरज, नहीं नहीं नहीं, गलत सोच रहे हो नीरज, ऐसा नहीं है। सेंटर के बीच की दूरी होगी ना R1 प्लस R2, कोई दिक्कत? ये D, ये R1 माइनस R2, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई भारत, कोई दिक्कत? बताएंगे नितिन, सब बताएंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, टेंशन बहुत लेते हो हैं।
आगे देखो, है भाई, ये होगा 33, अब आ गया आपके सामने 34। ये देखिए, क्लियर है? अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरनली कैसे भी टच नहीं कर रहे, और आप मुझे बताइए इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी है d, सेंटर के बीच की दूरी है d। इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी है r1, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है r2। तो अगर इनकी AB और CD, ये होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट AB मतलब ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यही तो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और ये CD, ये बराबर बराबर होगी। तो AB और CD की लंबाई √d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, √d² माइनस, हाँ कृष्ण बताइए, √d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। कृष्ण बताओ तो सही। शैलेंद्र करें भी प्रूफ करा दो। शैलेंद्र कराने की जरूरत नहीं, मैंने एक आपको प्रूफ करा दिया, बहुत है। नहीं विकास, √d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, रिकॉर्ड करवा के। नहीं कृष्ण बताओ, √d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या है, माइनस आता है। देखिए अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे होती है तो आता है माइनस का साइन, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसे होती है प्लस के साइन की तरह, तो यहां आता है प्लस का साइन, बस ये ध्यान रखिए। डिस्काउंट का वीडियो डाला था, हाँ कृष्ण है, क्लियर है मेरे भाई, वेरी गुड। कनव क्या डाउट था? ठीक है, अगर दो सर्कल, सुनो, चलिए यहां सुनना, अगर दो सर्कल को कि हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी खींचे और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी खींचे, तो ध्यान रखना कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमेशा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से बड़ी होती है। अगर हम किन्हीं भी दो सर्कल की जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच नहीं कर रहे हैं, उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी खींचे जो यहां खींची गई है, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी खींचे जो यहां खींची गई है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई हमेशा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई से बड़ी होती है। यहां तक कोई डाउट है? इक्वल भी नहीं, हमेशा बड़ी आएगी। अभी रुक जाओ भाई प्रतिभा, करना ठीक है। ये प्लस कैसे आता है, वही पाइथागोरस लगेगी, यहां पे प्लस में भी पाइथागोरस ही लगेगी। आप ये समझिए कि यहां ये जैसे है, ये तुम्हारा 90 डिग्री का होगा ना, ये तुम्हारा 90 डिग्री होगा ना, ये तुम्हारा रेडियस r1, या 90 डिग्री होगा, ये तुम्हारा रेडियस r2, और ये तुम्हारी होगी सेंटर के बीच की दूरी d। ठीक है भाई, अब आप ये बताएं कि यहां पे ये दोनों लाइन पैरेलल तो हैं ही, तो अगर मैं इसको यहां पे, यहां से पैरेलल, ये जो है लाइन, इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाए, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये ड्रॉ किया, ड्रॉ किया, ड्रॉ किया, इस तरीके से। तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, मतलब ये जो है ये भी तुम्हारा स्मॉल डी है, ये भी तुम्हारा स्मॉल डी होगा कि नहीं, पैरेलल लाइन ड्रॉ की। तो आप ये बताइए, ये इसके पैरेलल तो है ही ऑलरेडी, अगर ये R2 है तो ये भी तो R2 हो जाएगा, यहां से यहां तक R2। तो आप ये बताइए पूरा कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, और ये तुम्हारा कितना, 90 डिग्री। तो त्रिभुज ये वाला देखो ना, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, दिस ब्यूटीफुल ट्राइंगल, दिस ब्यूटीफुल ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल में 90 के सामने D है, ये R1 प्लस R2 है, ये D है, ये R1 प्लस R2 है। तो पाइथागोरस से AB की लंबाई क्या आ जाएगी, √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं कृष्ण भाई, और भी बहुत कुछ है कृष्ण, यहां तक समझ में आया? ठीक है प्रिया, बताइए क्या पूछना है। मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किया इंस्टाग्राम पर, ठीक है कानव? नहीं अमित, रिजल्ट का भी यार कुछ पता नहीं है। वेरी गुड मोहित, ठीक है,
आगे बढ़ूं, चलो लास्ट समझ लेना, 34 हो गया, 35 एक लास्ट कंसेप्ट रह गया भाई, इसको जरूर समझ लेना। 35 नंबर ये देखिए, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, यहां पे एक्सटर्नली टच करते हैं, एक्सटर्नली टच, इस सर्कल की रेडियस R1 है, इस वाले सर्कल की रेडियस R2 है, और अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनके सेंटर के बीच की दूरी हो जाएगी R1 प्लस R2, सेंटर के बीच की दूरी हो जाएगी उनकी त्रिज्याओं का सम, रेडियस का सम R1 प्लस R2। तो ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना इनकी, क्योंकि ट्रांसवर्स तो खींचेगी नहीं, इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होती है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला, अरे यही है ना, क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं क्या आएगा, 4R1R2, 4R1R2 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2 अंडर रूट R1R2, 2 अंडर रूट R1R2, 2 अंडर रूट R1R2। तो जब भी दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य टच करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे, तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई जो होगी डी, वो कितना होगी, 2 रूट R1R2 होगी, 2 रूट R1R2 होगी। मयंक कर ही लोग तो अच्छी बात है, 2 रूट R1R2 होगी, ठीक है ना। हाँ नीरज, अरे बताओ यार, वेरी गुड उमा, सुन रहे हैं अमित, सुन रहे हैं भाई, ज्यादा नहीं बस थोड़ा स्लो। अच्छा कुणाल, यार स्लो करेंगे तो सिलेबस कैसे खत्म होगा ये बताइए, बहुत ज्यादा स्लो भी तो नहीं कर सकते ना, होगी होगी। अरे यार तुम्हें समझ में आया, मैंने तुम्हें इतना कुछ कराया, सवाल भी मैं आपको इतने बढ़िया बढ़िया करा रहा हूं, समझते समझते चलो साथ के साथ सारी चीजें, ठीक है। प्री में आया था क्वेश्चन, प्री में तो आया ही है क्वेश्चन, मैं करा दूंगा प्री में जो आया था, ठीक। चलो तो कल मिलते हैं, अब बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है ना, चलो बाय।